मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. ये शब्द है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी क्या लेगेसी रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ जिले, जो मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच पड़ता है, उसमें हुआ था। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा दी और मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद वो वन ऑफ द फर्स्ट दलित्स बन गए जिन्होंने ये माइलस्टोन को अचीव किया। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद 1913 में उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा से स्कॉलरशिप मिलता है, जिससे वो आगे की पढ़ाई करने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस चले जाते हैं। 1915 में वहां से वो मास्टर्स डिग्री लेते हैं इकोनॉमिक्स के फील्ड पे और 1916 में वो अपने पीएचडी की एक थीसिस लिखते हैं फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया। 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अगेन वो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री लेते हैं। 1923 के अंत आते आते वो भारत आते हैं और 1924 में वो बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना करते हैं। बहिष्कृत हितकर्मी सभा ये क्या था? बहिष्कृत हितकर्मी सभा जो दलित्स थे, जो पिछड़े थे और जो विमेन थे, इनके बीच में एजुकेशन को प्रमोट करता था और इनके एजुकेशनल राइट के लिए वो स्ट्रगल करता था, फाइट करता था। और डुअल फाइट था वो दोस्तों। एक फाइट जो अपने ही लोगों से, जो अपर कास्ट के लोग थे, जो शूद्र को और अछूतों को पढ़ाई लिखाई इन सब से वंचित रखते थे, विमेन को घर बिठा करके रखते थे। एक तो फाइट उनसे थी, दूसरी फाइट अंग्रेजों के साथ थी कि हमें एजुकेशनल राइट चाहिए। हमारे यहाँ एक वक्त ऐसा था कि जो अपर कास्ट वाले लोग थे वो दलित्स को और लोअर कास्ट वाले लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टीज का एक्सेस नहीं देते थे। पब्लिक वेल्स होते थे, पब्लिक पॉन्ड्स होते थे, वहाँ पे दलित्स को कोई एक्सेस नहीं था। अगर वो वहाँ पे जाते भी तो उन्हें अछूत माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। उस पूरे जगह को गंगा जल से धोया जाता था और इनकी पिटाई होती थी वो अलग। लेकिन साथ साथ देवदासी प्रथा भी था दोस्तों, जिसमें दलित वुमेन, लोअर क्लास वुमेन फ्री सेक्स सर्विस देने जाती थी अपर क्लास महाराजा वाले लोगों को। तो वहां पे वो छुआछूत नहीं देखते थे क्योंकि प्लेजर की बात थी। यहां वो छुआछूत देख लेते थे क्योंकि डोमिनेशन की बात थी। और इसी के खिलाफ महाड़ सत्याग्रह 1927 में बाबा भीमराव अंबेडकर शुरू करते हैं, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टीज, पब्लिक वेल्स, पब्लिक पॉन्ड्स, इसके एक्सेस के लिए वो फाइट करते हैं। 1930 में कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू होती है नासिक महाराष्ट्र से और यहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर दलित्स और विमेन के राइट्स के लिए फाइट करते हैं कि इनको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए टेम्पल के एंट्री के लिए। इसी आसपास भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति को जला देते हैं। यही दिसंबर का महीना चल रहा होता है दोस्तों। मनुस्मृति को जलाया इसलिए जाता है क्योंकि उसमें विमेन के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी, ऐसा बाबा भीमराव अंबेडकर का मानना था। हालांकि मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मनुस्मृति में दोनों बातें लिखी हुई हैं। विमेन के अगेंस्ट भी बातें बहुत सारी लिखी हुई हैं और खुश करने के लिए विमेन को थोड़ी बातें लिखी हुई हैं। एक दूसरे के साथ ही मनुस्मृति अपने ही थीसिस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। 1932 वो साल था जब भीमराव अंबेडकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं और वहां से उन्हें कम्युनल अवार्ड दिया जाता है। कम्युनल अवार्ड में कुछ नहीं बल्कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की सुविधा दी जाती है। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, इसे हम 30 से 40 सेकंड में समझते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब एक दलित कैंडिडेट खड़ा होगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से और उसे सिर्फ दलित्स ही वोट करेंगे और बाकी के समुदाय वाले लोग वोट नहीं कर सकते हैं। ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट था। ये मुस्लिम्स को 1909 में भी दी गई थी और उसका रेपरकशन ये था कि 1932 आते आते पाकिस्तान जैसी चीजें, 1933 में पाकिस्तान वर्ड का इजाद हुआ, चौधरी रहमत अली ने किया था लंदन में बैठे बैठे। बट एक जो कम्युनल वायलेंस था मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में, और कम्युनिज्म जो थर्ड स्टेज पे पहुंच चुका था और यहीं से शुरुआत हुई थी पार्टीशन की। महात्मा गांधी ने वो एंटिसिपेट कर लिया कि अगर दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया
तो आने वाले दिनों में एक और देश का निर्माण हो सकता है और सोसाइटी बढ़ जाएगी और वो आमरण अनशन पे बैठते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके पास जाते हैं और फिर समझौता होता है जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और पूना पैक्ट में यह कहा गया कि दलितों को लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन दिया जाएगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दी जाएगी और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स डबल कर देते हैं गांधी जी। और तब जाकर के अंबेडकर मानते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट की जो जिद थी वो छोड़ देते हैं। 1936 में उनका बहुत फेमस भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में वो शुरुआत ऐसे करते हैं कि कास्ट इज नॉट ओनली द डिवीजन ऑफ लेबर्स बट ऑल्सो द डिवीजन ऑफ लेबरर्स। मतलब कास्ट सिर्फ लेबर का, सिर्फ काम का डिवीजन नहीं करता है, बल्कि काम करने वाले लोगों को भी आपस में बांट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण, ब्राह्मण्स का बेटा ब्राह्मण, वैश्य, वैश्य का बेटा वैश्य, ब्राह्मण जो एक्चुअल में जब ये डिवीजन ऑफ कास्ट किया गया था, डिवीजन ऑफ लेबर किया गया था, तो ब्राह्मण वो होते थे जो टीचर्स होते थे, क्षत्रिय वो होते थे जो सोल्जर्स होते थे, वैश्य वो होते थे जो बिजनेसमैन मर्चेंट्स होते थे, और शूद्र वो होते थे जो इनमें से तीनों में कोई नहीं, वो शूद्र। ठीक है, बट धीरे धीरे जब सोसाइटी इवॉल्व हुई तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये चीजें हेरिडिटरी हो गई। अब एक ब्राह्मण का बेटा चाहे कितना भी घटिया काम कर ले, कितनी भी अय्याशी कर ले, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, उसे वही वाला इज्जत मिलेगा जो एक शिक्षक को मिलता है। एक शूद्र कितना भी पढ़ ले, पहली बात पढ़ने का अधिकार उनको नहीं था। सोसाइटी जब इवॉल्व हुई तो पढ़ने का अधिकार ही उनसे छीन लिया गया। विमेन वेर नॉट अलाउड फॉर एजुकेशन, और ये मनुस्मृति में लिखी हुई है चीजें कि विमेन एंड शूद्रास दे वर नॉट अलाउड टू गेट देमसेल्व्स एडुकेटेड। मनुस्मृति चलती थी सोसाइटी में, और मनुस्मृति का ओरिजिनल वर्जन भी नहीं था। मनुस्मृति का वो वर्जन था जो अंग्रेजों ने ट्रांसलेट किया था, और उस वर्जन को सोसाइटी में इंप्लीमेंट करके चलाया जा रहा था, और वो ऐसे ही चल रही थी। शूद्रास वर नॉट परमिटेड टू गेट एडुकेटेड। इनफैक्ट बाबा राव भीम साहब अंबेडकर जब क्लासरूम में बैठते थे तो उन्हें क्लासरूम में बेंच पे बैठने की अनुमति ही नहीं थी। वो जमीन पे भी उन बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे जो अपर क्लास से आते थे, अपर कास्ट से आते थे, उन्हें अलग बिठाया जाता था। ये सारे जो रेपरकशंस है और सोसाइटी का जो ड्रॉबैक्स है वो बाबा भीमराव अंबेडकर को फेस करना पड़ा। बैक टू द थ्योरी, जब ये थ्योरी आई थी तब ये कुछ ऐसी थी कि कोई भी इंसान एक जीवन में चारों वर्णों में रह सकता है, यानी कि वर्टिकल संस्क्राइटाइजेशन, यानी कि अपने एक लाइफ में अगर कोई टीचर है तो वो पहले स्टूडेंट रहा होगा, फिर वो टीचर बना, यानी कि ब्राह्मण्स। होते होते मान लेते हैं वो 4 साल 5 साल के बाद उसका मन हुआ कि अब हमें मिलिट्री सर्विस देनी है, तो वो मिलिट्री सर्विस में गया, वो क्षत्रिय बन गया। क्षत्रिय बनने के बाद 40 साल 50 साल की उम्र होने के बाद उन्होंने कोई अपना स्टार्टअप किया, कोई बिजनेस किया, और वो फिर वैश्य कहलाने लगे, बिजनेसमैन। और जब रिटायरमेंट का टाइम आया, जब वो कुछ नहीं करते थे, तब वो शूद्र हो गए। अपने एक ही लाइफ में एक इंसान चारों वर्णों में रह सकता है। लेकिन ये थ्योरी इस तरीके से समाज में चली कि आज भी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाता है, भले ही वो कितनी भी अय्याशी कर ले। और दूसरे तरह का संस्कृताइजेशन ये था कि अगर फादर कॉबलर है, मोची हैं, और बेटा पढ़ लिख के एक टीचर बन गया, तो फादर भले ही शूद्र हैं लेकिन बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। ये ओरिजिनल थ्योरी थी। बट और ये कहते भी हैं, लोग कहते भी थे कि यही ओरिजिनल थ्योरी है, लेकिन साथ साथ में वो ये भी कहते थे कि समाज से विरोध करना थोड़ी ना पॉसिबल है, समाज में जो चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा। आज भी लोग ऐसे ही कहते हैं। आज हम गांव में जब जाकर के देखते हैं तो लोअर कास्ट वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग बर्तनें रखी जाती है, उनके लिए अलग कुर्सी रखी जाती है, और वो कुर्सी पे कोई अपर कास्ट का आदमी नहीं बैठता। गांव में ये सिचुएशन आज भी है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने इन चीजों पर मुखर होकर अपनी बात रखी और उसे काफी सराहना भी किया गया। आज भी काफी सारी थेसिस इनके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पे ही पीएचडी में पब्लिश होती है। ओके, 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का वो निर्माण करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में उनकी अहम भूमिका थी। और 1947 जब देश आजाद होता है तो उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, अलग अलग जगह से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आ रहे थे, चीजें आ रही थी, लेकिन जो मेन जिम्मेदारी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हाथ में थी। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, जिसके हेड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को रखा गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो वो इतना खूबसूरत है। आर्टिकल 14 जब आप देखेंगे तो राइट टू इक्वालिटी में भी राइट टू इक्विटी, विच मीन्स इक्वालिटी तो है ही, लेकिन अगर हम एक इंसान
जो 100 रुपया कमाता है और एक इंसान 20 रुपया कमाता है, अगर हम दोनों को 10-10 रुपया दे दे तो क्या इक्वलिटी आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। इसके पास 110 रुपया होगा, इसके पास 30 रुपया होगा, कहां आया इक्वालिटी, इक्विटी? फिर बात आई इक्विटी। इक्विटी तो तब आएगी जब दोनों के पास 110 रुपया आए। और इस थ्योरी के साथ अफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है। आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, सेक्स, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा नहीं कर सकते आप। ना ही कोई इंडिविजुअल कर सकता है, ना ही स्टेट कर सकता है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आर्टिकल 17 बैन ऑन अनटचेबिलिटी, अछूत बैन एकदम। अगर कोई इस बारे में बात भी करता है तो भी वो आर्टिकल 17 के अंदर पनिशेबल है, राइट। आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, आपको जो फेथ है, जिसको वर्शिप करना है करो। ये खूबसूरती डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और ये लेगेसी है कि उनका बनाया हुआ संविधान, सिर्फ उनका ही नहीं, बहुत लोगों ने साथ दिया, लेकिन लीड वो कर रहे थे। उनके लीडरशिप में बनाया गया ये संविधान आज तक पूरे सोसाइटी को बांध रखा है और हमारा देश आज भी बहुत स्टेबल है। हालांकि उस दौरान जितने भी देश आजाद हुए, बगल में पाकिस्तान को देख लो, 2 टुकड़ा हो गया पाकिस्तान का 71 में। उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही 56 में आया। कॉन्स्टिट्यूशन तो 4 बार बदल गया। सिविल वॉर की हालत कई बार वहां पे हुई है। डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट कई बार वहां पे आई है। आज पाकिस्तान का हाल कितना बुरा है, बांग्लादेश का हाल देख लो कितना बुरा है। उस टाइम जो अफ्रीकन कंट्रीज हमारे साथ आजाद हुए थे, वहां सिविल वॉर्स चल रहे हैं अभी, इतना बुरा है। लेकिन संविधान ने हमारे देश को आज भी जोड़ रखा है। और यहाँ एक शूद्र जो नाली साफ करता है, उसे भी संवैधानिक तौर पे वही राइट्स है जो राइट एक आदमी जो सोने के चम्मच में खाना खाता है, उसे भी सेम राइट है, सेम कानून है। हाँ, त्रुटियां जरूर हैं हमारे देश में, लेकिन कानूनन तौर पे सारे लोग बराबर हैं। और इस बराबरी का हक देने वाला कोई अगर एक इंसान जिसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। 1990 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ये लेगेसी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कि हम और आप फ्रीली, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।